10 साल पूरा होने वाला है, इस हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरी हो गई होगी, नहीं आया? आप झूठ बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, उनकी गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे। क्या भाई, नौकरी 2 करोड़ मिला हर साल? नहीं। 15 लाख रुपए खाते में भी नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी भी नहीं मिली। पक्का मकान तो मिल ही गया होगा सबको। अरे 2022 तक ही सबको मिलना था, ये 2023 है, सबको मिल गया होगा पक्का मकान। क्या साहब, नहीं मिला? तब तो एक ही बात हो सकता है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो एक बात बताइए, झूठा को झूठा नहीं कहेंगे तो सच्चा कहेंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या ईमानदार कहेंगे, बेईमान को बेईमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उनको क्या लगता है, चोर को चोर कहेंगे, झूठा को झूठा कहेंगे, बेईमान को बेईमान कहेंगे तो वो ईडी भेज देंगे। भेज दीजिए ना, ईडी भेज दीजिए, सीडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए। जो लोग ईमानदारी और सच्चाई की ताकत पे खड़े हैं, उनको किसी से भी नहीं डराया जा सकता है, किसी से भी उनको धमकाया नहीं जा सकता। इस बात को याद रखिएगा। अरे मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, माता जी आप यहाँ खड़ी हैं, हिंदू संस्कृति में जब शादी ब्याह होता है तो अग्नि का 7 फेरा लेकर के 7 वचन देते हैं कि नहीं देते हैं? तो मोदी जी का भी ब्याह हुआ है, अग्नि का फेरा वो भी लिए होंगे, 7 वचन वो भी दिए होंगे, निभाए क्या? मोदी की ही गारंटी थी ना। बोलिए, अग्नि को साक्षी मान करके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से उन्होंने एक महिला को 7 जन्म तक 7 वचन निभाने का वादा किया था। पूरा किया क्या? जो महिला अभी तक चलनी लेकर के करवा चौथ का इंतजार कर रही है, जब उसका वादा पूरा नहीं हुआ तो आपका वादा पूरा होगा। ये बात याद रखिएगा। अगर भाजपा होती, अगर आरएसएस होता, अगर वो 5 वादा करते ना, ये प्रधानमंत्री का गारंटी है, अगर वो गारंटी ले रहे हैं तो इस बात की पक्की गारंटी है कि वो पूरा नहीं होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। उनको मालूम है कि वो कोई चीज लागू नहीं करेंगे, वो वृद्धा पेंशन देंगे नहीं, छीन लेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए, रेलवे में बुजुर्गों को कंसेशन दिया जाता था, रियायत दी जाती थी, आपको मालूम है उसको बंद कर दिया गया है। आपको मालूम है कि नहीं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, आजकल तो आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं साहब। और भावनात्मक बातें करते हैं जनता के बीच में आकर के। अभी आए थे और परिवारवाद पे भाषण दे रहे थे। परिवारवाद पे जब भाषण दे रहे थे ना, तो मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही थी। मेरी इच्छा कर रही थी कि मैं आप पत्रकारों की तरह जो है माइक ले लूं और उनसे जाकर के सवाल पूछ लूं, क्योंकि आप लोग तो पूछिएगा नहीं। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ही जाकर के उनको पूछ लूं, और मैं ये नहीं पूछूंगा कि आम आप कैसे खाते हैं, काट करके चूस करके। मैं बस उनसे ये पूछ लेता कि साहब आप परिवारवाद पे भाषण दे रहे हैं, तो बस ये बता दीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो परिवारवाद था, भाजपा में चले गए हैं तो इसको क्या कहें, परिवारवाद कहें कि समाजवाद कहें? बस इतना बता दीजिए कि अगर कांग्रेस के किसी नेता का बच्चा अगर किसी जगह पे पहुंच जाए तो वो परिवारवाद है। ठीक बात है। तो जैसा जो है उसके जो पप्पा हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री, वो जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, कौन सा एग्जाम लिखा था, कौन सा कंपटीशन दिया था? अरे आप सफाई कर्मचारियों की नौकरी देने के लिए भी इंटरव्यू लेते हैं, झाड़ू लगाने के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, नाली साफ करने के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, और अपने बेटा को, अपने लल्ला को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए। कौन सा इंटरव्यू लिए थे? ये परिवारवाद है कि नहीं है? रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं सारे कांग्रेस के नेताओं को आजकल कहना शुरू किया हूं, ज्यों ही आपके घर पे ईडी आए,
घंटी बजाए क्या आप तुरंत दरवाजा खोल करके मोबाइल अपने कान में सटा लीजिए और कहिए जी अमित शाह जी बोल रहे हैं, मैं अभी तुरंत भाजपा ऑफिस आ रहा हूं, तुरंत ईडी आपके घर के बाहर से लौट जाएगी। यही हो रहा है ना। अगर आप कांग्रेस में हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जो ही भाजपा का झंडा आप ओढ़ लीजिएगा तो आप सदाचारी हो जाते हैं। हाय रे बेईमानी, कसम से ये बेईमानी देख करके ना मजा आ जाता है। ये इनका है परिवारवाद और भ्रष्टाचार की सच्चाई। गुंडागर्दी पर रोक लगाएंगे, बड़का बड़का पोस्टर लगाए हैं, और जहां लिखा है गुंडागर्दी पर रोक लगाएंगे उसके नीचे अमित शाह का फोटो लगा दिए हैं। आप लोग स्कूल गए होंगे, स्कूल में अक्सर क्या होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं हो, जो स्टूडेंट क्लास बंक करता हो, जिसके नंबर बहुत कम आते हो और स्कूल के बाहर जो है लफंटरई करता हो, उस स्टूडेंट को कई बार मास्टर साहब क्या करते हैं ना, क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। डेमोक्रेसी में इनको ऐसा ही कुछ मौका मिल गया है और इन्होंने लोकतंत्र को अपनी बपौती समझ ली है। यह एक महापर्व होता है, यह किसी भी आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। यह सबसे बड़ा त्योहार इसलिए होता है कि जब हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो आजादी सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली। आजादी मिली कि इस देश के भीतर चाहे कोई बेटा किसी भी मां के कोख से पैदा हुआ हो, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की नजरों में सबको बराबरी का अधिकार दिलाया। संविधान की नजरों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह तय किया कि महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला हो या साइकिल चलाने वाला हो, चाहे सफाई का काम करने वाला हो या कलम चलाने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो या खेती करने वाला हो, सबको बराबरी का अधिकार दिया, सबको बराबरी का वोट का अधिकार मिला। और आप सब यह बात जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने कहा कि हम एकलव्य को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ पांडवों को शिक्षा देंगे, कौरवों को शिक्षा देंगे। लेकिन हमारे संविधान ने हमको यह अधिकार दिया है कि इस धरती पे हम पैदा हुए हैं तो हमारी जाति कुछ भी हो, हमारा अधिकार बराबर होगा, हमारी शक्ति बराबर होगी, हमारा वोट का अधिकार बराबर होगा। आप जानते हैं कि यह जो शक्ति है, नहीं मेरा जिंदाबाद मत कीजिए, जिंदाबाद कहना है तो गांधी का जिंदाबाद कहिए, अंबेडकर का जिंदाबाद कहिए, भगत सिंह का जिंदाबाद कहिए, हमारा जिंदाबाद मत कहिए। देखिए हमारे समाज की आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम विचारों को भूलकर व्यक्ति का जिंदाबाद कहना शुरू कर दिए हैं। किसी व्यक्ति का जिंदाबाद मत कहिए, व्यक्ति का क्या भरोसा है, आज कुछ और विचार है, कल कोई और विचार धारण कर लेगा। अगर आपको जिंदाबाद कहना है तो विचार का जिंदाबाद कहिए, संविधान का जिंदाबाद कहिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिंदाबाद कहिए। साथियों, यह जो हमारे देश और समाज की स्थिति है, इसमें आज लोकतंत्र के महत्व को हमको समझना बहुत जरूरी है। हमको समझना बहुत जरूरी है कि 5 साल में अपने जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुनने का अधिकार हमको क्यों दिया गया है। हमको ये समझने की जरूरत है कि जो आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली थी, वो आजादी कोई भीख नहीं था, वो आजादी कोई लीज नहीं था। इस देश के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने अपनी जान गंवा करके ये आजादी हमको दिलाई है। इसीलिए जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव सिर्फ भावनात्मक बातों पे नहीं होना चाहिए। चुनाव सिर्फ इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट क्या बोल रहा है। चुनाव इस बात पे होना चाहिए कि कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे लिए क्या काम किया है और हमारे लिए क्या काम कर सकता है, इसको हमको तय करने की जरूरत है। इसीलिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसका मतलब यह है कि जैसे हर किसी को अपने बाल बच्चे के बारे में सोचने का अधिकार है,
हम गरीबों को भी, दलितों को भी, पिछड़ों को भी, आदिवासियों को भी, महिलाओं को भी, किसानों को भी, मजदूरों को भी, व्यापारियों को भी और आम लोगों को भी अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और हमारा भविष्य किस बात में है? हमारा भविष्य इस बात में सुरक्षित है कि हमारी देश की आजादी सुरक्षित रहे। हमारा भविष्य इस बात में सुरक्षित है कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे। हमारा भविष्य इस बात में सुरक्षित है कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे, हमारा वोट का अधिकार सुरक्षित रहे। और यह बात आप जान लीजिए कि अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना, तो नेता अपना हेलीकॉप्टर छोड़ करके आपकी गलियों में नहीं घूम रहा होता। अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना, तो राजा और रानी अपने महलों से निकल करके गरीबों के सामने हाथ जोड़ करके नहीं खड़े हुए होते। यह जो वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत को हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि जो अधिकार हमको मिले हैं वो भीख में नहीं मिले हैं, संघर्षों से हमको वो अधिकार मिला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन क्यों हुआ था? कि देश जब आजाद हुआ, संविधान बना, तो जो जातीय हिंसा होती थी इस देश के शोषित वर्ग के ऊपर, शोषित समाज के ऊपर, उनको अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया जिसको SC/ST एक्ट कहते हैं। यह जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है कि उनको एट्रोसिटी से कैसे बचाया जाए, कैसे उनको प्रिवेंट किया जाए, उस एक्ट को खत्म करने की कोशिश की गई। और जब उसको खत्म करने की कोशिश की गई तो लोग जिनको उनसे सुरक्षा मिलती है वो तमाम लोग सड़कों पे उतरे। और जब वो सड़कों पे उतरे तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, झूठे मुकदमे किए गए, उनको जेलों में बंद किया गया। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आपको मैं यही याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी जो है ना, वो कोई मोबाइल का रिचार्ज नहीं है कि 799 में रिचार्ज करा लीजिएगा और रात को कहिएगा आई लव यू, कैसी हो, खाली। ये इतना आसान नहीं है। इस देश के इतिहास को उठा करके देखिए कि लोगों को बराबरी के बैठने का अधिकार नहीं है, सोचने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, नौकरी का अधिकार नहीं है। और जो कानून हमको सुरक्षा देती थी उस कानून को भी बदलने की कोशिश की गई। बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा। इस देश के भीतर जो 140 करोड़ रहते लोग हैं, उनको यह बात समझनी पड़ेगी कि कुछ लोग आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़े व्यंग्यकार हुए, उनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने एक कहानी लिखा है। मैं खास करके अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूं कि वो कहानी, वो व्यंग्य जाकर के जरूर पढ़ना। हिंदी में वो व्यंग्य है, उस व्यंग्य का शीर्षक है भेड़ और भेड़िया। हुआ ये कि एक बार जंगल के तमाम जानवरों ने यह फैसला लिया कि जंगल का राजा अब रानी के कोख से नहीं पैदा होगा। जब जंगल के तमाम जानवरों ने यह फैसला लिया कि जंगल का राजा अब रानी के कोख से नहीं पैदा होगा, जंगल में अब चुनाव होगा। जंगल का राजा वही बनेगा जिसको जंगल के तमाम लोग चुनेंगे। आपको मालूम है, जब यह बात रंगे हुए सियार को पता चला तो रंगा हुआ सियार भेड़िए के पास पहुंचा और भेड़िए को कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है हुजूर, अगर आप चुनाव लड़ लें, अगर आप चुनाव जीत जाएं तो आप जंगल के राजा हो जाएंगे। भेड़िए ने कहा कि लेकिन जंगल में तो संख्या ज्यादा भेड़ों की है, तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे? तो रंगे हुए सियार ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आज आप घोषणा करवा दीजिए कि आज से आप शाकाहारी हो गए हैं और आपने घास खाना शुरू कर दिया है। भेड़िया ने वही किया, अपने मुंह पे घास के 2 दाने दबा लिए, 2 घास दबा करके चुपचाप अपने गुफा के बाहर बैठ गया और आते जाते हर जानवर को कहने लगा कि ये जी सुनो, हम अब तो शाकाहारी हो गए हैं, देखो घास खाने लगे हैं। यह बात सुन करके भेड़ों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि भेड़िए भी शाकाहारी हो गए हैं तो इसको राजा चुनने में कोई दिक्कत नहीं है। और भेड़ों ने भेड़िए को अपना राजा चुन लिया।
भेड़िया जब राजा हो गया तो उसने पहला कानून पास किया कि सुबह सुबह भेड़ के एक बच्चे को, मुलायम बच्चे को मैं नाश्ते में खाऊंगा। उसने ऐसा कानून पास किया। आपको लोकतंत्र की इस ताकत को इस व्यंग से समझना चाहिए कि इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी वस्तु स्थिति क्या है। उनकी वस्तु स्थिति यह है कि सरकार दावा करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने वाली है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने वाली है और प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त दुनिया के सबसे अमीर पूंजीपति अगर बनने वाले हैं, तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं। यह खेल हमको समझना पड़ेगा कि इस देश के भीतर जो 1% लोग हैं, 100 में से 1, उनके पास 99% संपत्ति है। मतलब वोट हमारा लेंगे, अधिकार हमारा लेंगे, शक्ति हमारा लेंगे और खजाना अपने दोस्त का भरेंगे। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस आजादी के आंदोलन के दौरान बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है। आजकल जुमला जी जो हैं वो गद्दी पे बैठे हुए हैं और जुमला जी की नीति क्या है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चुनाव में हेलीकॉप्टर दो, मैं तुमको एयरपोर्ट दे दूंगा, मैं तुमको रेलवे दे दूंगा, मैं तुमको बंदरगाह दे दूंगा। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। यह खेल हमको समझना पड़ेगा कि हम सब लोग टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर टैक्स देते हैं, गरीब भी टैक्स देता है। हम भी जब जूता खरीदते हैं, छाता खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कलम खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, तो हम भी टैक्स देते हैं। टैक्स लेंगे हमारा और कर्जा माफ करेंगे अपने दोस्त का। तो मेरा सीधा सवाल यही है कि अगर इस देश के अमीरों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो इस देश के किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। यह कान खोल करके सुन लो, ये कान खोल करके सुन लो कि अगर तमाम तरह की सुविधाएं नेताओं को मिल सकती है तो इस देश के गरीब जनता को भी अधिकार देना पड़ेगा। आपको मालूम है एमएलए साहब का जो फ्लैट होता है उनका बिजली बिल फ्री होता है, एमएलए साहब के लिए टेलीफोन फ्री होता है, एमएलए साहब के लिए ट्रेन में चढ़ना और हवाई जहाज में चढ़ना फ्री होता है। जब एमएलए के लिए, एमपी के लिए सब कुछ फ्री हो सकता है तो इस देश के आम लोगों के लिए भी बिजली बिल फ्री करना पड़ेगा। और ये रेवरी नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये हम तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि जय शाह का पिताजी अपने खजाने में से हमको दे दे। हम कह रहे हैं कि इस देश की जनता अगर टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से अगर 20,000 करोड़ का नेताओं के लिए घर बनाया जा सकता है तो हमारे लिए भी स्कूल बनाना पड़ेगा, अस्पताल बनाना पड़ेगा, सड़कें बनानी पड़ेगी, बिजली का खंभा लगाना पड़ेगा, लाइट देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का तकाजा है और इसी लोकतंत्र के तकाजे को हमको समझना पड़ेगा कि आज हम किन परिस्थितियों में आकर के खड़े हैं। अगर हम यह नहीं समझेंगे कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, वोट का क्या मतलब होता है, आजादी का क्या मतलब होता है, संवैधानिक अधिकार का क्या मतलब है, तो एक एक करके हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। आप विचार कीजिएगा कि नेताजी का बेटा ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जाएगा, अंग्रेजी में बोलेगा आई लव यू टू। अगर नेता का बेटा अंग्रेजी पढ़ सकता है तो सफाई का काम करने वाले के बच्चों के लिए अंग्रेजी का स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए? यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि तमाम सुविधाएं देश और समाज के मुट्ठी भर लोगों के लिए क्यों होगा, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए क्यों नहीं होगा? और यह जो स्थिति है, इस स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किसका किया जाता है? जाति और धर्म का। इस्तेमाल किसका किया जाता है? हमारी और आपकी भावनाओं का। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं आपको बता देता हूं, जब भी मैं प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से यह सुनता हूं भारत माता की जय, तो हमको बड़ी खुशी होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी के नेता हैं जिनके नेता कहा करते थे विक्टोरिया माता की जय।
विक्टोरिया माता की जय कहने वाले भी अगर भारत माता की जय कह रहे हैं, ये खुशी की बात है, ये आनंद की बात है, यह लोकतंत्र की जीत है, यह संविधान की जीत है। यह बात हमको समझना चाहिए, हमको यह समझना चाहिए। लेकिन इस जय के पीछे खेल क्या चल रहा है? खेल ये है कि रैलियों में आकर के कहेंगे भारत माता की जय, लेते हैं भारत माता का नाम और करते हैं अदानी भैया का काम। अगर भारत माता की जय कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमको इस देश के लोग जो महंगाई से जूझ रहे हैं, उस महंगाई पे रोक लगानी चाहिए। इस देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उस आत्महत्या को हमको रोकनी चाहिए। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को हमको रोकना चाहिए। ये होता है भारत माता की जय का मतलब। इसीलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करने के लिए आया हूं, आज जो हमारे देश की मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में इस देश के जो आम लोग हैं, उनका जो रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का जो सवाल है, उस सवाल को हमको प्रमुखता से उठाना पड़ेगा। ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, वो पार्टी भी गारंटी ले रही है। और गारंटी कौन ले रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री। अगर आपकी गारंटी है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने ही गारंटी लिया था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल करके सबके खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके खाते में 15 लाख रुपया आ गया ना? नहीं आया ना 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 ना। आप लोग प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है सबके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, आया होगा ना? नहीं नहीं, आप लोग शायद कांग्रेस के लोग हैं, इसीलिए आपके खाते में नहीं आया होगा। भाजपा के जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, शायद उनके खाते में आ गया हो। क्या उनके खाते में भी नहीं आया है? उनके खाते में भी नहीं आया। अच्छा, हर साल 2 करोड़ नौकरी तो आई होगी। 9.5 साल हो गया है सरकार का, 10 साल पूरा होने वाला है। इस हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरी हो गई होगी। नहीं आया? आप झूठ बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, उनकी गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे। क्या भाई, नौकरी 2 करोड़ मिला हर साल? नहीं। 15 लाख रुपए खाते में भी नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी भी नहीं मिली। पक्का मकान तो मिल ही गया होगा सबको। अरे 2022 तक ही सबको मिलना था, ये 2023 है, सबको मिल गया होगा पक्का मकान। क्या साहब, नहीं मिला? तब तो एक ही बात हो सकता है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो एक बात बताइए, झूठा को झूठा नहीं कहेंगे तो सच्चा कहेंगे? चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या ईमानदार कहेंगे? बेईमान को बेईमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उनको क्या लगता है, चोर को चोर कहेंगे, झूठा को झूठा कहेंगे, बेईमान को बेईमान कहेंगे तो वो ईडी भेज देंगे। भेज दीजिए ना, ईडी भेज दीजिए, सीडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए। जो लोग ईमानदारी और सच्चाई की ताकत पे खड़े हैं, उनको किसी से भी नहीं डराया जा सकता है, किसी से भी उनको धमकाया नहीं जा सकता। इस बात को याद रखिएगा। अरे मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं, माता जी आप यहाँ खड़ी हैं, हिंदू संस्कृति में जब शादी ब्याह होता है तो अग्नि का 7 फेरा लेकर के 7 वचन देते हैं कि नहीं देते हैं? तो मोदी जी का भी ब्याह हुआ है, अग्नि का फेरा वो भी लिए होंगे, 7 वचन वो भी दिए होंगे, निभाए क्या? मोदी की ही गारंटी थी ना। बोलिए, अग्नि को साक्षी मान करके, धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से उन्होंने एक महिला को 7 जन्म तक 7 वचन निभाने का वादा किया था। पूरा किया क्या? जो महिला अभी तक चलनी लेकर के करवा चौथ का इंतजार कर रही है, जब उसका वादा पूरा नहीं हुआ तो आपका वादा पूरा होगा। ये बात याद रखिएगा। अगर भाजपा होती, अगर आरएसएस होता, अगर वो 5 वादा करते ना, ये प्रधानमंत्री का गारंटी है, अगर वो गारंटी ले रहे हैं तो इस बात की पक्की गारंटी है कि वो पूरा नहीं होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। उनको मालूम है कि वो कोई चीज लागू नहीं करेंगे, वो
वृद्धा पेंशन देंगे नहीं, छीन लेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए, रेलवे में बुजुर्गों को कंसेशन दिया जाता था, रियायत दी जाती थी। आपको मालूम है उसको बंद कर दिया गया है। आपको मालूम है कि नहीं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, आजकल तो आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं साहब। और भावनात्मक बातें करते हैं जनता के बीच में आकर के। अभी आए थे और परिवारवाद पे भाषण दे रहे थे। परिवारवाद पे जब भाषण दे रहे थे ना, तो मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही थी। मेरी इच्छा कर रही थी कि मैं आप पत्रकारों की तरह जो है माइक ले लूं और उनसे जाकर के सवाल पूछ लूं, क्योंकि आप लोग तो पूछिएगा नहीं। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ही जाकर के उनको पूछ लूं, और मैं ये नहीं पूछूंगा कि आम आप कैसे खाते हैं, काट करके चूस करके। मैं बस उनसे ये पूछ लेता कि साहब आप परिवारवाद पे भाषण दे रहे हैं, तो बस ये बता दीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो परिवारवाद था, भाजपा में चले गए हैं तो इसको क्या कहें, परिवारवाद कहें कि समाजवाद कहें? बस इतना बता दीजिए कि अगर कांग्रेस के किसी नेता का बच्चा अगर किसी जगह पे पहुंच जाए तो वो परिवारवाद है। ठीक बात है। तो जैसा जो है उसके जो पप्पा हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री, वो जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, कौन सा एग्जाम लिखा था, कौन सा कंपटीशन दिया था? अरे आप सफाई कर्मचारियों की नौकरी देने के लिए भी इंटरव्यू लेते हैं, झाड़ू लगाने के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, नाली साफ करने के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, और अपने बेटा को, अपने लल्ला को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए। कौन सा इंटरव्यू लिए थे? ये परिवारवाद है कि नहीं है? रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं सारे कांग्रेस के नेताओं को आजकल कहना शुरू किया हूं, ज्यों ही आपके घर पे ईडी आए, घंटी बजाए, क्या आप तुरंत दरवाजा खोल करके मोबाइल अपने कान में सटा लीजिए और कहिए जी अमित शाह जी बोल रहे हैं, मैं अभी तुरंत भाजपा ऑफिस आ रहा हूं, तुरंत ईडी आपके घर के बाहर से लौट जाएगी। यही हो रहा है ना। अगर आप कांग्रेस में हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जो ही भाजपा का झंडा आप ओढ़ लीजिएगा तो आप सदाचारी हो जाते हैं। हाय रे बेईमानी, कसम से ये बेईमानी देख करके ना मजा आ जाता है। ये इनका है परिवारवाद और भ्रष्टाचार की सच्चाई। गुंडागर्दी पर रोक लगाएंगे, बड़का बड़का पोस्टर लगाए हैं, और जहां लिखा है गुंडागर्दी पर रोक लगाएंगे, उसके नीचे अमित शाह का फोटो लगा दिए हैं। आप लोग स्कूल गए होंगे, स्कूल में अक्सर क्या होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं हो, जो स्टूडेंट क्लास बंक करता हो, जिसके नंबर बहुत कम आते हो, और स्कूल के बाहर जो है लफंटरई करता हो, उस स्टूडेंट को कई बार मास्टर साहब क्या करते हैं ना, क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। डेमोक्रेसी में इनको ऐसा ही कुछ मौका मिल गया है, और इन्होंने लोकतंत्र को अपनी बपौती समझ ली है। यह एक महापर्व होता है, यह किसी भी आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। यह सबसे बड़ा त्योहार इसलिए होता है कि जब हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तो आजादी सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली। आजादी मिली कि इस देश के भीतर चाहे कोई बेटा किसी भी मां के कोख से पैदा हुआ हो, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की नजरों में सबको बराबरी का अधिकार दिलाया। संविधान की नजरों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह तय किया कि महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला हो या साइकिल चलाने वाला हो, चाहे सफाई का काम करने वाला हो या कलम चलाने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो या खेती करने वाला हो, सबको बराबरी का अधिकार दिया, सबको बराबरी का वोट का अधिकार मिला। और आप सब यह बात जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने कहा कि हम एकलव्य को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ पांडवों को शिक्षा देंगे, कौरवों को शिक्षा देंगे। लेकिन हमारे संविधान ने
हमको ये अधिकार दिया है कि इस धरती पे हम पैदा हुए हैं तो हमारी जाति कुछ भी हो, हमारा अधिकार बराबर होगा, हमारी शक्ति बराबर होगी, हमारा वोट का अधिकार बराबर होगा। आप जानते हैं कि यह जो शक्ति है, नहीं मेरा जिंदाबाद मत कीजिए, जिंदाबाद कहना है तो गांधी का जिंदाबाद कहिए, अंबेडकर का जिंदाबाद कहिए, भगत सिंह का जिंदाबाद कहिए, हमारा जिंदाबाद मत कहिए। देखिए, हमारे समाज की आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम विचारों को भूलकर व्यक्ति का जिंदाबाद कहना शुरू कर दिए हैं। किसी व्यक्ति का जिंदाबाद मत कहिए, व्यक्ति का क्या भरोसा है, आज कुछ और विचार है, कल कोई और विचार धारण कर लेगा। अगर आपको जिंदाबाद कहना है तो विचार का जिंदाबाद कहिए, संविधान का जिंदाबाद कहिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिंदाबाद कहिए। साथियों, यह जो हमारे देश और समाज की स्थिति है, इसमें आज लोकतंत्र के महत्व को हमको समझना बहुत जरूरी है। हमको समझना बहुत जरूरी है कि 5 साल में अपने जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुनने का अधिकार हमको क्यों दिया गया है। हमको ये समझने की जरूरत है कि जो आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली थी, वो आजादी कोई भीख नहीं था, वो आजादी कोई लीज नहीं था। इस देश के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने अपनी जान गंवा करके ये आजादी हमको दिलाई है। इसीलिए जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव सिर्फ भावनात्मक बातों पे नहीं होना चाहिए। चुनाव सिर्फ इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट क्या बोल रहा है। चुनाव इस बात पे होना चाहिए कि कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे लिए क्या काम किया है और हमारे लिए क्या काम कर सकता है, इसको हमको तय करने की जरूरत है। इसीलिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसका मतलब यह है कि जैसे हर किसी को अपने बाल बच्चे के बारे में सोचने का अधिकार है, हम गरीबों को भी, दलितों को भी, पिछड़ों को भी, आदिवासियों को भी, महिलाओं को भी, किसानों को भी, मजदूरों को भी, व्यापारियों को भी और आम लोगों को भी अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और हमारा भविष्य किस बात में है? हमारा भविष्य इस बात में सुरक्षित है कि हमारी देश की आजादी सुरक्षित रहे। हमारा भविष्य इस बात में सुरक्षित है कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे। हमारा भविष्य इस बात में सुरक्षित है कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे, हमारा वोट का अधिकार सुरक्षित रहे। और यह बात आप जान लीजिए कि अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना, तो नेता अपना हेलीकॉप्टर छोड़ करके आपकी गलियों में नहीं घूम रहा होता। अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना, तो राजा और रानी अपने महलों से निकल करके गरीबों के सामने हाथ जोड़ करके नहीं खड़े हुए होते। यह जो वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत को हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि जो अधिकार हमको मिले हैं वो भीख में नहीं मिले हैं, संघर्षों से हमको वो अधिकार मिला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन क्यों हुआ था? कि देश जब आजाद हुआ, संविधान बना, तो जो जातीय हिंसा होती थी इस देश के शोषित वर्ग के ऊपर, शोषित समाज के ऊपर, उनको अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया जिसको SC/ST एक्ट कहते हैं। यह जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है कि उनको एट्रोसिटी से कैसे बचाया जाए, कैसे उनको प्रिवेंट किया जाए, उस एक्ट को खत्म करने की कोशिश की गई। और जब उसको खत्म करने की कोशिश की गई तो लोग जिनको उनसे सुरक्षा मिलती है वो तमाम लोग सड़कों पे उतरे। और जब वो सड़कों पे उतरे तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, झूठे मुकदमे किए गए, उनको जेलों में बंद किया गया। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आपको मैं यही याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी जो है ना, वो कोई मोबाइल का रिचार्ज नहीं है कि 799 में रिचार्ज करा लीजिएगा और रात को कहिएगा आई लव यू, कैसी हो, खाली। ये इतना आसान नहीं है। इस देश के इतिहास को उठा करके देखिए कि लोगों को बराबरी के बैठने का अधिकार नहीं है, सोचने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, नौकरी का अधिकार नहीं है। और जो कानून हमको सुरक्षा देती थी उस कानून को भी बदलने की कोशिश की गई। बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए।
ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा। इस देश के भीतर जो 140 करोड़ रहते लोग हैं, उनको यह बात समझनी पड़ेगी कि कुछ लोग आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़े व्यंग्यकार हुए, उनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने एक कहानी लिखा है। मैं खास करके अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूं कि वो कहानी, वो व्यंग्य जाकर के जरूर पढ़ना। हिंदी में वो व्यंग्य है, उस व्यंग्य का शीर्षक है भेड़ और भेड़िया। हुआ ये कि एक बार जंगल के तमाम जानवरों ने यह फैसला लिया कि जंगल का राजा अब रानी के कोख से नहीं पैदा होगा। जब जंगल के तमाम जानवरों ने यह फैसला लिया कि जंगल का राजा अब रानी के कोख से नहीं पैदा होगा, जंगल में अब चुनाव होगा। जंगल का राजा वही बनेगा जिसको जंगल के तमाम लोग चुनेंगे। आपको मालूम है, जब यह बात रंगे हुए सियार को पता चला तो रंगा हुआ सियार भेड़िए के पास पहुंचा और भेड़िए को कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है हुजूर, अगर आप चुनाव लड़ लें, अगर आप चुनाव जीत जाएं तो आप जंगल के राजा हो जाएंगे। भेड़िए ने कहा कि लेकिन जंगल में तो संख्या ज्यादा भेड़ों की है, तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे। तो रंगे हुए सियार ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आज आप घोषणा करवा दीजिए कि आज से आप शाकाहारी हो गए हैं और आपने घास खाना शुरू कर दिया है। भेड़िया ने वही किया, अपने मुंह पे घास के 2 दाने दबा लिए, 2 घास दबा करके चुपचाप अपने गुफा के बाहर बैठ गया और आते जाते हर जानवर को कहने लगा कि ये जी सुनो, हम अब तो शाकाहारी हो गए हैं, देखो घास खाने लगे हैं। यह बात सुन करके भेड़ों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि भेड़िए भी शाकाहारी हो गए हैं तो इसको राजा चुनने में कोई दिक्कत नहीं है, और भेड़ों ने भेड़िए को अपना राजा चुन लिया। भेड़िया जब राजा हो गया तो उसने पहला कानून पास किया कि सुबह सुबह भेड़ के एक बच्चे को, मुलायम बच्चे को मैं नाश्ते में खाऊंगा। उसने ऐसा कानून पास किया। आपको लोकतंत्र की इस ताकत को इस व्यंग्य से समझना चाहिए कि इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, उनकी वस्तु स्थिति क्या है। उनकी वस्तु स्थिति यह है कि सरकार दावा करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने वाली है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने वाली है और प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त दुनिया के सबसे अमीर पूंजीपति अगर बनने वाले हैं, तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं। यह खेल हमको समझना पड़ेगा कि इस देश के भीतर जो 1% लोग हैं, 100 में से 1, उनके पास 99% संपत्ति है। मतलब वोट हमारा लेंगे, अधिकार हमारा लेंगे, शक्ति हमारा लेंगे और खजाना अपने दोस्त का भरेंगे। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस आजादी के आंदोलन के दौरान बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है। आजकल जुमला जी जो हैं वो गद्दी पे बैठे हुए हैं, और जुमला जी की नीति क्या है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चुनाव में हेलीकॉप्टर दो, मैं तुमको एयरपोर्ट दे दूंगा, मैं तुमको रेलवे दे दूंगा, मैं तुमको बंदरगाह दे दूंगा। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। यह खेल हमको समझना पड़ेगा कि हम सब लोग टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर टैक्स देते हैं, गरीब भी टैक्स देता है। हम भी जब जूता खरीदते हैं, छाता खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कलम खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, तो हम भी टैक्स देते हैं। टैक्स लेंगे हमारा और कर्जा माफ करेंगे अपने दोस्त का। तो मेरा सीधा सवाल यही है कि अगर इस देश के अमीरों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो इस देश के किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। यह कान खोल करके सुन लो, ये कान खोल करके सुन लो कि अगर तमाम तरह की सुविधाएं नेताओं को मिल सकती है तो इस देश के गरीब जनता को भी अधिकार देना पड़ेगा। आपको मालूम है, एमएलए साहब का जो फ्लैट होता है उनका बिजली बिल फ्री होता है, एमएलए साहब के लिए टेलीफोन फ्री होता है, एमएलए साहब के लिए ट्रेन में चढ़ना और हवाई जहाज में चढ़ना फ्री होता है।
जब एमएलए के लिए एमपी बिजली बिल फ्री करना पड़ेगा। और ये रेवरी नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये हम तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि जय शाह का पिताजी अपने खजाने में से हमको दे दे। हम कह रहे हैं कि इस देश की जनता अगर टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से अगर 20,000 करोड़ का नेताओं के लिए घर बनाया जा सकता है, तो हमारे लिए भी स्कूल बनाना पड़ेगा, अस्पताल बनाना पड़ेगा, सड़कें बनानी पड़ेगी, बिजली का खंभा लगाना पड़ेगा, लाइट देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का तकाजा है। और इसी लोकतंत्र के तकाजे को हमको समझना पड़ेगा कि आज हम किन परिस्थितियों में आकर के खड़े हैं। अगर हम यह नहीं समझेंगे कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, वोट का क्या मतलब होता है, आजादी का क्या मतलब होता है, संवैधानिक अधिकार का क्या मतलब है, तो एक एक करके हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। आप विचार कीजिएगा कि नेताजी का बेटा ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जाएगा, अंग्रेजी में बोलेगा आई लव यू टू। अगर नेता का बेटा अंग्रेजी पढ़ सकता है, तो सफाई का काम करने वाले के बच्चों के लिए अंग्रेजी का स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए? यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि तमाम सुविधाएं देश और समाज के मुट्ठी भर लोगों के लिए क्यों होगा, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए क्यों नहीं होगा? और यह जो स्थिति है, इस स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किसका किया जाता है? जाति और धर्म का। इस्तेमाल किसका किया जाता है? हमारी और आपकी भावनाओं का। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं आपको बता देता हूं, जब भी मैं प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से यह सुनता हूं भारत माता की जय, तो हमको बड़ी खुशी होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी के नेता हैं जिनके नेता कहा करते थे विक्टोरिया माता की जय। विक्टोरिया माता की जय कहने वाले भी अगर भारत माता की जय कह रहे हैं, यह खुशी की बात है, यह आनंद की बात है, यह लोकतंत्र की जीत है, यह संविधान की जीत है। यह बात हमको समझना चाहिए, हमको यह समझना चाहिए। लेकिन इस जय के पीछे खेल क्या चल रहा है? खेल यह है कि रैलियों में आकर के कहेंगे भारत माता की जय, लेते हैं भारत माता का नाम और करते हैं अदानी भैया का काम। अगर भारत माता की जय कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमको इस देश के लोग जो महंगाई से जूझ रहे हैं, उस महंगाई पे रोक लगानी चाहिए। इस देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उस आत्महत्या को हमको रोकनी चाहिए। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को हमको रोकना चाहिए। ये होता है भारत माता की जय का मतलब। इसीलिए मैं आप सबसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं, आज जो हमारे देश की मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में इस देश के जो आम लोग हैं, उनका जो रोजी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का जो सवाल है, उस सवाल को हमको प्रमुखता से उठाना पड़ेगा। ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, वो पार्टी भी गारंटी ले रही है। और गारंटी कौन ले रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री। अगर आपकी गारंटी है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने ही गारंटी लिया था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल करके सबके खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके खाते में 15 लाख रुपया आ गया ना? नहीं आया ना 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 ना। आप लोग प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है सबके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, आया होगा ना? नहीं नहीं, आप लोग शायद कांग्रेस के लोग हैं, इसीलिए आपके खाते में नहीं आया होगा। भाजपा के जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, शायद उनके खाते में आ गया हो। क्या उनके खाते में भी नहीं आया है? उनके खाते में भी नहीं आया। अच्छा, हर साल 2 करोड़ नौकरी तो आई होगी। 9.5 साल हो गया है सरकार का, 10 साल पूरा होने वाला है। इस हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरी हो गई होगी। नहीं आया? आप झूठ बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, उनकी गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे। क्या भाई, नौकरी 2 करोड़ मिला हर साल? नहीं। 15 लाख रुपए खाते में भी नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी भी नहीं मिली। पक्का मकान तो मिल ही गया होगा सबको। अरे 2022 तक ही सबको मिलना था, ये 2023 है, सबको मिल गया होगा पक्का मकान। क्या साहब, नहीं मिला? तब तो एक ही बात हो सकता है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो एक बात बताइए,
झूठा को झूठा नहीं कहेंगे तो सच्चा कहेंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या ईमानदार कहेंगे, बेईमान को बेईमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उनको क्या लगता है, चोर को चोर कहेंगे, झूठा को झूठा कहेंगे, बेईमान को बेईमान कहेंगे तो वो ईडी भेज देंगे। भेज दीजिए ना, ईडी भेज दीजिए, सीडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए। जो लोग ईमानदारी और सच्चाई की ताकत पे खड़े हैं उनको किसी से भी नहीं डराया जा सकता है, किसी से भी उनको धमकाया नहीं जा सकता। इस बात को याद रखिएगा। अरे मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं, माता जी आप यहाँ खड़ी हैं, हिंदू संस्कृति में जब शादी ब्याह होता है तो अग्नि का 7 फेरा लेकर के 7 वचन देते हैं कि नहीं देते हैं? तो मोदी जी का भी ब्याह हुआ है, अग्नि का फेरा वो भी लिए होंगे, 7 वचन वो भी दिए होंगे, निभाए क्या? मोदी की ही गारंटी थी ना। बोलिए, अग्नि को साक्षी मान करके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से उन्होंने एक महिला को 7 जन्म तक 7 वचन निभाने का वादा किया था। पूरा किया क्या? जो महिला अभी तक चलनी लेकर के करवा चौथ का इंतजार कर रही है, जब उसका वादा पूरा नहीं हुआ तो आपका वादा पूरा होगा। ये बात याद रखिए। अगर भाजपा होती, अगर आरएसएस होता, अगर वो 5 वादा करते ना, ये प्रधानमंत्री का गारंटी है, अगर वो गारंटी ले रहे हैं तो इस बात की पक्की गारंटी है कि वो पूरा नहीं होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। उनको मालूम है कि वो कोई चीज लागू नहीं करेंगे, वो वृद्धा पेंशन देंगे नहीं, छीन लेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए, रेलवे में बुजुर्गों को कंसेशन दिया जाता था, रियायत दी जाती थी, आपको मालूम है उसको बंद कर दिया गया है। आपको मालूम है कि नहीं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, आजकल तो आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं साहब, और भावनात्मक बातें करते हैं जनता के बीच में आकर के। अभी आए थे और परिवारवाद पे भाषण दे रहे थे। परिवारवाद पे जब भाषण दे रहे थे ना, तो मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही थी। मेरी इच्छा कर रही थी कि मैं आप पत्रकारों की तरह जो है माइक ले लूं और उनसे जाकर के सवाल पूछ लूं, क्योंकि आप लोग तो पूछिएगा नहीं। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ही जाकर के उनको पूछ लूं, और मैं ये नहीं पूछूंगा कि आम आप कैसे खाते हैं, काट करके चूस करके। मैं बस उनसे ये पूछ लेता कि साहब आप परिवारवाद पे भाषण दे रहे हैं, तो बस ये बता दीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो परिवारवाद था, भाजपा में चले गए हैं तो इसको क्या कहें, परिवारवाद कहें कि समाजवाद कहें? बस इतना बता दीजिए कि अगर कांग्रेस के किसी नेता का बच्चा अगर किसी जगह पे पहुंच जाए तो वो परिवारवाद है। ठीक बात है। तो जैसा जो है उसके जो पप्पा हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री, वो जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, कौन सा एग्जाम लिखा था, कौन सा कंपटीशन दिया था? अरे आप सफाई कर्मचारियों की नौकरी देने के लिए भी इंटरव्यू लेते हैं, झाड़ू लगाने के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, नाली साफ करने के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, और अपने बेटा को, अपने लल्ला को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं। कौन सा इंटरव्यू लिए थे? ये परिवारवाद है कि नहीं है? रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं सारे कांग्रेस के नेताओं को आजकल कहना शुरू किया हूं, ज्यों ही आपके घर पे ईडी आए, घंटी बजाए, क्या आप तुरंत दरवाजा खोल करके मोबाइल अपने कान में सटा लीजिए और कहिए जी अमित शाह जी बोल रहे हैं, मैं अभी तुरंत भाजपा ऑफिस आ रहा हूं, तुरंत ईडी आपके घर के बाहर से लौट जाएगी। यही हो रहा है ना। अगर आप कांग्रेस में हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जो ही भाजपा का झंडा आप ओढ़ लीजिएगा तो आप सदाचारी हो जाते हैं। हाय रे बेईमानी, कसम से ये बेईमानी देख करके ना मजा आ जाता है। ये इनका है परिवारवाद और भ्रष्टाचार की सच्चाई। गुंडागर्दी पर रोक लगाएंगे, बड़का बड़का पोस्टर लगाए हैं, और जहां लिखा है गुंडागर्दी पर रोक लगाएंगे उसके नीचे अमित शाह का फोटो लगा दिए हैं।
आप लोग स्कूल गए होंगे। स्कूल में अक्सर क्या होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं हो, जो स्टूडेंट क्लास बंक करता हो, जिसके नंबर बहुत कम आते हो और स्कूल के बाहर जो है लफंटरई करता हो, उस स्टूडेंट को कई बार मास्टर साहब क्या करते हैं ना, क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। डेमोक्रेसी में इनको ऐसा ही कुछ मौका मिल गया है और इन्होंने लोकतंत्र को अपनी बपौती समझ ली है। यह एक महापर्व होता है। यह किसी भी आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। यह सबसे बड़ा त्योहार इसलिए होता है कि जब हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तो आजादी सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली। आजादी मिली कि इस देश के भीतर चाहे कोई बेटा किसी भी मां के कोख से पैदा हुआ हो, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की नजरों में सबको बराबरी का अधिकार दिलाया। संविधान की नजरों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह तय किया कि महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला हो या साइकिल चलाने वाला हो, चाहे सफाई का काम करने वाला हो या कलम चलाने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो या खेती करने वाला हो, सबको बराबरी का अधिकार दिया, सबको बराबरी का वोट का अधिकार मिला। और आप सब यह बात जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने कहा कि हम एकलव्य को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ पांडवों को शिक्षा देंगे, कौरवों को शिक्षा देंगे। लेकिन हमारे संविधान ने हमको यह अधिकार दिया है कि इस धरती पे हम पैदा हुए हैं तो हमारी जाति कुछ भी हो, हमारा अधिकार बराबर होगा, हमारी शक्ति बराबर होगी, हमारा वोट का अधिकार बराबर होगा। आप जानते हैं कि यह जो शक्ति है, नहीं मेरा जिंदाबाद मत कीजिए, जिंदाबाद कहना है तो गांधी का जिंदाबाद कहिए, अंबेडकर का जिंदाबाद कहिए, भगत सिंह का जिंदाबाद कहिए, हमारा जिंदाबाद मत कहिए। देखिए, हमारे समाज की आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम विचारों को भूलकर व्यक्ति का जिंदाबाद कहना शुरू कर दिए हैं। किसी व्यक्ति का जिंदाबाद मत कहिए, व्यक्ति का क्या भरोसा है, आज कुछ और विचार है, कल कोई और विचार धारण कर लेगा। अगर आपको जिंदाबाद कहना है तो विचार का जिंदाबाद कहिए, संविधान का जिंदाबाद कहिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिंदाबाद कहिए। साथियों, यह जो हमारे देश और समाज की स्थिति है, इसमें आज लोकतंत्र के महत्व को हमको समझना बहुत जरूरी है। हमको समझना बहुत जरूरी है कि 5 साल में अपने जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुनने का अधिकार हमको क्यों दिया गया है। हमको ये समझने की जरूरत है कि जो आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली थी, वह आजादी कोई भीख नहीं था, वह आजादी कोई लीज नहीं था। इस देश के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने अपनी जान गंवा करके ये आजादी हमको दिलाई है। इसीलिए जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव सिर्फ भावनात्मक बातों पे नहीं होना चाहिए। चुनाव सिर्फ इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट क्या बोल रहा है। चुनाव इस बात पे होना चाहिए कि कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे लिए क्या काम किया है और हमारे लिए क्या काम कर सकता है, इसको हमको तय करने की जरूरत है। इसीलिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसका मतलब यह है कि जैसे हर किसी को अपने बाल बच्चे के बारे में सोचने का अधिकार है, हम गरीबों को भी, दलितों को भी, पिछड़ों को भी, आदिवासियों को भी, महिलाओं को भी, किसानों को भी, मजदूरों को भी, व्यापारियों को भी और आम लोगों को भी अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और हमारा भविष्य किस बात में है? हमारा भविष्य इस बात में सुरक्षित है कि हमारी देश की आजादी सुरक्षित रहे। हमारा भविष्य इस बात में सुरक्षित है कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे। हमारा भविष्य इस बात में सुरक्षित है कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे, हमारा वोट का अधिकार सुरक्षित रहे। और यह बात आप जान लीजिए कि अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना, तो नेता अपना हेलीकॉप्टर छोड़ करके आपकी गलियों में नहीं घूम रहा होता। अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना, तो राजा और रानी अपने महलों से निकल करके गरीबों के सामने हाथ जोड़ करके नहीं खड़े हुए होते।
यह जो वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत को हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि जो अधिकार हमको मिले हैं वो भीख में नहीं मिले हैं, संघर्षों से हमको वो अधिकार मिला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन क्यों हुआ था? क्यों देश जब आजाद हुआ, संविधान बना, तो जो जातीय हिंसा होती थी इस देश के शोषित वर्ग के ऊपर, शोषित समाज के ऊपर, उनको अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया जिसको SC/ST एक्ट कहते हैं। यह जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है कि उनको एट्रोसिटी से कैसे बचाया जाए, कैसे उनको प्रिवेंट किया जाए, उस एक्ट को खत्म करने की कोशिश की गई। और जब उसको खत्म करने की कोशिश की गई तो लोग जिनको उनसे सुरक्षा मिलती है वो तमाम लोग सड़कों पे उतरे, और जब वो सड़कों पे उतरे तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, झूठे मुकदमे किए गए, उनको जेलों में बंद किया गया। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आपको मैं यही याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी जो है ना, वो कोई मोबाइल का रिचार्ज नहीं है कि 799 में रिचार्ज करा लीजिएगा और रात को कहिएगा आई लव यू, कैसी हो, खाली। ये इतना आसान नहीं है। इस देश के इतिहास को उठा करके देखिए कि लोगों को बराबरी के बैठने का अधिकार नहीं है, सोचने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, नौकरी का अधिकार नहीं है, और जो कानून हमको सुरक्षा देती थी उस कानून को भी बदलने की कोशिश की गई। बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा। इस देश के भीतर जो 140 करोड़ रहते लोग हैं, उनको यह बात समझनी पड़ेगी कि कुछ लोग आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़े व्यंग्यकार हुए, उनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने एक कहानी लिखा है। मैं खास करके अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूं कि वो कहानी, वो व्यंग्य जाकर के जरूर पढ़ना। हिंदी में वो व्यंग्य है, उस व्यंग्य का शीर्षक है भेड़ और भेड़िया। हुआ ये कि एक बार जंगल के तमाम जानवरों ने यह फैसला लिया कि जंगल का राजा अब रानी के कोख से नहीं पैदा होगा। जब जंगल के तमाम जानवरों ने यह फैसला लिया कि जंगल का राजा अब रानी के कोख से नहीं पैदा होगा, जंगल में अब चुनाव होगा। जंगल का राजा वही बनेगा जिसको जंगल के तमाम लोग चुनेंगे। आपको मालूम है, जब यह बात रंगे हुए सियार को पता चला तो रंगा हुआ सियार भेड़िए के पास पहुंचा और भेड़िए को कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है हुजूर, अगर आप चुनाव लड़ लें, अगर आप चुनाव जीत जाएं तो आप जंगल के राजा हो जाएंगे। भेड़िए ने कहा कि लेकिन जंगल में तो संख्या ज्यादा भेड़ों की है, तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे? तो रंगे हुए सियार ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आज आप घोषणा करवा दीजिए कि आज से आप शाकाहारी हो गए हैं और आपने घास खाना शुरू कर दिया है। भेड़िया ने वही किया, अपने मुंह पे घास के 2 दाने दबा लिए, 2 घास दबा करके चुपचाप अपने गुफा के बाहर बैठ गया और आते जाते हर जानवर को कहने लगा कि ये जी सुनो, हम अब तो शाकाहारी हो गए हैं, देखो घास खाने लगे हैं। यह बात सुन करके भेड़ों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि भेड़िए भी शाकाहारी हो गए हैं तो इसको राजा चुनने में कोई दिक्कत नहीं है, और भेड़ों ने भेड़िए को अपना राजा चुन लिया। भेड़िया जब राजा हो गया तो उसने पहला कानून पास किया कि सुबह सुबह भेड़ के एक बच्चे को, मुलायम बच्चे को मैं नाश्ते में खाऊंगा। उसने ऐसा कानून पास किया। आपको लोकतंत्र की इस ताकत को इस व्यंग्य से समझना चाहिए कि इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, उनकी वस्तु स्थिति क्या है। उनकी वस्तु स्थिति यह है कि सरकार दावा करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने वाली है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने वाली है और प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त दुनिया के सबसे अमीर पूंजीपति अगर बनने वाले हैं, तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं।
यह खेल हमको समझना पड़ेगा कि इस देश के भीतर जो 1% लोग हैं, 100 में से 1, उनके पास 99% संपत्ति है। मतलब वोट हमारा लेंगे, अधिकार हमारा लेंगे, शक्ति हमारा लेंगे और खजाना अपने दोस्त का भरेंगे। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस आजादी के आंदोलन के दौरान बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है। आजकल जुमला जी जो हैं वो गद्दी पे बैठे हुए हैं और जुमला जी की नीति क्या है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चुनाव में हेलीकॉप्टर दो, मैं तुमको एयरपोर्ट दे दूंगा, मैं तुमको रेलवे दे दूंगा, मैं तुमको बंदरगाह दे दूंगा। यह खेल हमको समझना पड़ेगा।